Hello everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this lecture we'll continue with the Indian polity, and today we'll talk about the preamble of constitution. So we have talked about various features of constitution. उसमें से जो भी पॉइंट्स हैं I'll cover, जो भी आपका पॉइंट्स बचा हुआ है I'll cover with the chapters. ठीक है, जो भी आपके पार्ट्स में जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे. क्लियर? तो वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे अल्टीमेटली. बट नाउ टुडे विल स्टार्ट विद द प्रीएम्बल. ठीक है, सो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कल बहुत लोगों ने स्टेटस लगा लिया था प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे उन्होंने ही लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छी बात है, मैसेज स्प्रेड करना चाहिए, लेकिन उसके वर्ड्स के मीनिंग भी आज आप समझेंगे. ठीक है, कल आप लोगों ने लगाया है, आज हम आपको समझाते हैं कि क्या है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सी, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ प्रीफेस ऑफ बुक. किसी भी एक बुक का प्रीफेस होता है वो है. एंड प्रीएम्बल हैज द ऑल द आइडियाज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कहीं ना कहीं प्रीएम्बल एक बेस है जिसके ऊपर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है. सो प्रीएम्बल इज अ प्रीफेस and it has all the ideas enshrined ठीक है, और वो कौन से आइडियाज हैं? जिस तरह से हमको रूल करना है, जिस तरह से हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए, वो कहां पे लिखा हुआ है? प्रीएम्बल में लिखा हुआ है. पहला थिंग. ठीक है, तो ये प्रीएम्बल क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टार्ट हुआ था या इससे पहले भी किसी में था? तो सी, प्रीएम्बल सबसे पहली बार कहां पर आया था? द फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल स्टार्टेड विद द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या हुआ था? प्रीएम्बल लिखना स्टार्ट हुआ था, और उसको देखते हुए फिर सारे कंट्रीज ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रीएम्बल लिखना स्टार्ट किया. इट इज लाइक अ प्रीफेस, जहां पर पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन होता है कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में उसकी पूरी आइडियाज होती है. और इस प्रीफेस और आइडिया को देखते हुए एक आपके पॉलिटिशियन हुए और आपका फिलोसोफर भी थे, वो उनका नाम क्या था? एन पखलीवाल. ठीक है, पाखलीवाल. और उन्होंने इसको क्या कहा है प्रीएम्बल को? प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एन पलखीवाल. ठीक है, एक बार इसका नाम चेक कर लेंगे, पलखीवाल या पालखीवाल है. और इन्होंने क्या कहा क्या आपका प्रीएम्बल को कहा? उन्होंने बोला कि प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अभी सीजीपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसने क्या बोला है, तो कभी हो सकता है इसको पूछ ले कि आइडेंटिटी कार्ड, प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो उनका नाम कहता है एन पाखलीवाल. ठीक है, पाखलीवाल या पलखीवाल, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे. आई विल गिव यू. ठीक है, कल भी मैं आपको और डिटेल कर दूंगा इसके बारे में. चलिए ठीक है, तो ये किस तरह का आइडेंटिटी कार्ड है और ये आइडेंटिटी कार्ड की शुरुआत कहां से हुई थी? सो प्रीएम्बल इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. सो प्रीएम्बल इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट हैज बीन टेबल्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ने, मैं बताया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डॉक्यूमेंट रखा था, उसको क्या बोला गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. एंड दैट रेजोल्यूशन हैज देन ऑब्जेक्टिव कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया कैसा होना चाहिए. और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक ट्रांसफॉर्म पार्ट क्या है हमारा? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये प्रीएम्बल है क्या? इसमें ऐसा कौन सी चीज लिखी हुई है कि ये पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप में क्या करता है? होल्ड करता है. कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आइडियाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अपना इंडियन गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, लोगों के लिए क्या होना चाहिए, हर एक चीज मैसेज प्रीएम्बल देता है. तो ऐसा प्रीएम्बल में लिखा क्या है? ऐसा क्या चीज लिखा है प्रीएम्बल में? सो जब इस प्रीएम्बल डॉक्यूमेंट को पढ़ा गया, कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को पढ़ा गया बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और बाद में जब हमारा पार्लियामेंट बन रहा है वहां पर भी. सो ही सेड, वी द पीपल ऑफ इंडिया. क्या है प्रीएम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट. वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign, socialistic, secular, democratic republic. And to secure to all its citizen justice, social, economical, political. कैसा जस्टिस होगा? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस.
टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीव, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। तो पहला वर्ड क्या था? जस्टिस, देन कम्स लिबर्टी, देन थर्ड वर्ड ही गिवन इज द इक्वालिटी। And what type of equality he talked about? Equality of status and opportunity. Equality of status and opportunity. And to secure to all its citizen, और हमारे कंट्री पे fraternity, a kind of brotherhood. Fraternity ensuring dignity of individual. कैसी fraternity होगी? ऐसा भाईचारा बनाने की हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहे। Assuring dignity of individual and unity and integrity of nation, ठीक है, and unity and integrity of nation. And on the day of 26th November 1946, the Constituent Assembly on the behalf of people of India enact, adopt and give ourselves the Constitution of India. ये क्या था? Preamble of India, ठीक है, ये है हमारा preamble. सो प्रियम्बल ये क्या है? पूरा का पूरा एक आइडिया है। सो प्रियम्बल पे क्या बताया गया? आई एम नॉट राइटिंग एंटायर प्रियम्बल, बट आई जस्ट गिव यू ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो प्रियम्बल में इतने सारी चीजों को बोला गया, तो प्रियम्बल क्या बताना चाह रहा है? सो प्रियम्बल गिव्स अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रियम्बल इज अ सोर्स ऑफ क्या? किस चीज का सोर्स है? हमको प्रियम्बल से क्या मिलता है? तो सोर्स ऑफ, और प्रियम्बल टेल्स अबाउट, पहला डेट ऑफ इनेक्टमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble talk about the date of adoption plus enactment. Adoption और enactment कब किया गया था? वर्ड ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, इसी तरह का लिखना, आपका मैथमेटिकल फॉर्म में और न्यूमेरिक के फॉर्म में नहीं, इस तरह से लिखा हुआ है। 26th डे ऑफ नवंबर, ठीक है, 26th डे ऑफ नवंबर, और आप लिख सकते हैं 26th नवंबर, ठीक है, 1949. इट इज द डेट ऑफ इनेक्टमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ प्रियम्बल. देन प्रियम्बल ऑल्सो टॉक्स अबाउट, अब पहला क्या बता रहा है? डेट ऑफ एडॉप्शन, और प्रियम्बल आपको क्या बता रहा है कि सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सो प्रियम्बल टॉक्स अबाउट पहला डेट ऑफ इलेक्शन, एक अगर अगला क्या बताता है हमारे को? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन से द प्लेस फ्रॉम वेयर कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स ऑल इट्स पावर, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर, वो कहां से वो पावर को लेता है, ठीक है। एंड आंसर वुड बी पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया, वो सिर्फ चीज अलग है, पर कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया है? हम लोगों ने खुद अपने आप को दिया है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको अडॉप्ट भी किसने किया, इनेक्ट भी किसने किया? पीपल ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। भले की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसने बनाया, लेकिन लिखा क्या गया कि हम लोगों ने अपने लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अपने लिए चालू किया है, ठीक है। सो प्रियम्बल टॉक्स अबाउट डेट ऑफ अडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट, प्रियम्बल्स गिव अस द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और वेयर फ्रॉम वेयर कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव अस द नेचर ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट मतलब हमारा कंट्री कैसा होगा, उसका नेचर क्या है। आइडियल प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्री, इट गिव्स अस द नेचर ऑफ स्टेट, कॉल्ड एज द आइडियल प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्री। और कैसा होगा हमारे स्टेट का नेचर? सो ऑल द 5 वर्ड्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन
सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। दिस आर द नेचर ऑफ स्टेट, कि हमारा कंट्री किस तरह का होगा, हमारा स्टेट कैसा है। सो वो कैसा है, वो एक सोवेरेन है, वो एक सोशलिस्ट है, वो सेक्युलर है, वो डेमोक्रेटिक है, वो रिपब्लिक है। प्लीज इसको किस में याद रखना, क्रोनोलॉजी में, किसके बाद कौन सा वर्ड है। समटाइम्स दे मे गिव यू द क्वेश्चन एंड सेड कि आप इसको क्या करेंगे, फॉलोइंग वर्ड को जिस तरह से वो प्रियम्बल में आ रहे हैं आप अरेंज करके दिखाओ प्रीलिम्स में। सो दे विल गिव यू दिस इन द जंबल्ड फॉर्म, और आपको राइट सीक्वेंस बताना होगा। सो प्लीज इसको सीक्वेंस में याद रखना, पहले सोवेरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, सेक्युलर इज द थर्ड वर्ड, फिर उसके बाद क्या है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सो कुछ इस तरह से आप इसको प्लीज याद रखना। अभी समझाऊंगा सारे वर्ड्स को, पहले उसको समझते हैं कि आपको प्रियम्बल से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। सो प्रियम्बल टॉक्स अबाउट डेट ऑफ अडॉप्शन एनैक्टमेंट, इट गिव्स कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर कहां से मिला। इट ऑल्सो टॉक अबाउट द नेचर ऑफ स्टेट, की स्टेट कैसा होना चाहिए। एंड अगेन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, सो कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू गिव जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पहला क्या है, जस्टिस। जो वर्ड मैं लिख रहा हूं ब्लैक बोर्ड में सिर्फ उतना ही लिखना, ठीक है, जस्टिस। और जस्टिस कैसा, जस्टिस आपका होना चाहिए सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, इस तरह से जस्टिस। जस्टिस के बाद सेकेंड वर्ड जस्टिस, उसके बाद आप आएगा लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, थॉट एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या आप क्या कर सकते हो, जो चाहो वो एक्सप्रेस करो। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। द थर्ड वर्ड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन फेटर्निटी। तो आपका क्या करना होगा, फेटर्निटी कॉल्ड एज ब्रदरहुड। फेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, अभी समझाऊंगा सारा। फेटर्निटी, और फेटर्निटी कैसा होगा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फेटर्निटी का दो टर्म्स में इसको समझना है, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो एक होगा एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और दूसरा क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल बेसिकली हमको क्या क्या बता रहा है, प्रियम्बल टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट कैसा होगा, हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक देश कैसा होना चाहिए, सोर्सेस क्या है, वो आया कहां से, और क्या है एडॉप्शन एंड एनैक्टमेंट। तो अल्टीमेटली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो आपका क्या है प्रियम्बल है, इट इज अ विजन ऑफ अवर फोर फादर्स। फोर फादर मीन्स ऑल द नेशनलिस्ट और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। Whether we will talk about the Mahatma Gandhi, we talk about Swami Vivekanand, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, हम किसी के बारे में बात करें, भगत सिंह। सो वो कैसा अपने कंट्री को चाहते थे,
व्हाट देयर विजन्स एंड देयर आइडियल्स अबाउट देयर कंट्री, कि मेरा कंट्री कैसा होगा। सो उनका कंट्री कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने बोला कि कंट्री हमारा जो कॉल्ड इंडिया, इंडिया शुड बी अ सोवरेन, इट शुड बी अ सोशलिस्ट, इट शुड बी अ सेक्युलर, इट शुड बी अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ऐसा स्टेट हमको बनाना है और इस स्टेट में लोगों के ये सारी चीजों को देना है। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस आर द nature of a state or ideals of constitution. Please remember, sometimes they may give you the question, what are the objective given in the preamble, and they will give you options: justice, liberty, equality and socialist. So इससे तो आपको समझ जाएगा, लेकिन एग्जाम पे ऐसा लगेगा कि सारे वर्ड दिए हुए हैं प्रियम्बल पे। सो प्लीज समझा करो कि किस चीज को क्या बोलते हैं। तो ये है नेचर ऑफ स्टेट और ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव गिवन। क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे देता जस्टिस, लिबर्टी, सेक्युलर एंड नन ऑफ दिस, आप नन ऑफ दिस को मार के आ जाते। पर वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, वो क्या है उसका स्टेट का नेचर है। ठीक है, और फिर क्या होता दावापत्ति, यहां यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और प्रीवियस को आंसर कभी चेंज भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज इसको ध्यान रखिए कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी इसको ना आप नाम लीजिए पाकलीवाल, PAKH है। ठीक है, पाकलीवाल होगा, आई रिमेंबर, अब अभी याद आ रहा है। सो पाकलीवाल, ठीक है, एक बार देख भी लूंगा मैं और क्लियर। सो ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो हमको क्या बताता है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स दिस पार्ट कि नेचर ऑफ स्टेट, ये जो वर्ड्स हैं इस वर्ड्स का मीनिंग क्या है और ऑब्जेक्टिव में जो दिया है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग नेचर ऑफ स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल। उसमें वो बताना क्या चाह रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है और वो क्या चीजें हैं। क्लियर, सो चलो देखते हैं एक करके कि इसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को कैसे इंश्योर किया गया है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कैसे इंश्योर किया गया है और उसका मतलब क्या है। सो प्रियम्बल, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं प्रियम्बल में, नेचर ऑफ स्टेट। कि हमारा स्टेट कैसा होगा। सो पहला वर्ड क्या बोला था, इंडिया शुड बी सोवेरेन। इंडिया शुड बी सोवेरेन रिपब्लिक। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सोवेरेनिटी। क्लियर, अब हम इसको समझते हैं ये होता क्या है। मतलब इसका मतलब है इंडिया और द कंट्री कॉल्ड इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट एंड इंडिया इज ऑल्सो नॉट डोमिनियन। ठीक है, ना तो हम किसी पे डिपेंडेंट हैं और ना ही हम किसी के डोमिनियन हैं। अर्लियर हम लोग बोले थे डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ठीक है, बट हम क्या नहीं है, ना तो हम किसी के डोमिनियन है, मतलब हम किसी के रूल के अंदर काम नहीं करते, और दूसरी बात हम किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है। सोवेरेनिटी मतलब वी आर नॉट डिपेंडेंट एंड वी आर नॉट अंडर द एनीवन्स डोमिनियन, बट हम क्या है, वी आर इंडिपेंडेंट। सो sovereignty means we are independent to do whatever we want to do. India is an independent nation and India can make any laws and rule its territory and make laws for both internal and external relations without any restraint or without the interference of any nation. So हम अपने लिए खुद कर सकते हैं। So that is क्या है हमारा, India is an independent to take all its decision विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, दोनों एक्सटर्नल अफेयर इंटरनल अफेयर दोनों के लिए वो खुद ही डिसीजन ले सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो उसका मतलब क्या है, हम क्या है, एक सोवेरेन नेशन है। बट दिस सोवेरेनिटी, इसमें जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, आपको याद होगा जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा रहा था, सो आई हैव सेड
कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक काम क्या था, इसने क्या क्या एक्सेप्ट किया था, इंडिया एज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। तो इंडिया एज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आपने एक काम किया है। तो इंडिया बीइंग ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ दैट डजंट मीन्स कि कॉमनवेल्थ का जो हेड है ब्रिटेन वो उसके डोमिनियन में हम हैं, नहीं, वो एक एक्स्ट्रा ट्रिटी है जिसके थ्रू हम जाके ज्वाइन कर लिए हैं। बट इंडिया की सोवरेनिटी को कॉमनवेल्थ का मेंबर होने से कोई भी चीज क्या नहीं होगा, फर्क नहीं होगा। सेकेंडरी, इंडिया बीइंग द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है सो उसने अपनी एक ट्रीटी, वहां पर यूएन की ट्रीटी चल रही है, उसको साइन करके गया है, बट दैट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। और यूएन में होने के कारण ऐसा नहीं कि यूएन की कोई नेशन कुछ बोलेगा तो इंडिया उस चीज को करे, वो कहीं बाइंडिंग नहीं है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे तो, ठीक है। सो इंडिया इज फ्री टू रूल द वे दे वांट टू रूल द नेशन। सोवरेनिटी मीन्स इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इन एवरीथिंग, ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक आपका सोवरेन नेशन है। क्लियर, इसको ध्यान रखना। सेकेंड इज सोशलिस्ट, इंडिया इज एन सोशलिस्ट। और वर्ड इज सोशलिस्टिक, ठीक है, वर्ड जो एग्जैक्टली क्या क्या है, इंडिया इज एन सोवरेन सोशलिस्टिक, और सोशलिस्ट लिख लो, ठीक है, सोशलिस्ट। अच्छा, अब ये सोशलिज्म क्या होता है और ये सोशलिस्टिक है क्या, वर्ड क्या है। पहली बात, ये जो सोशलिस्टिक वर्ड है, आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। सोशलिज्म दो तरह का होता है, सोशलिज्म दो तरह का होगा, मतलब ये है देयर आर टू टाइप ऑफ सोशलिज्म, वन इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म अगर देखा जाएगा तो प्रोपाउंड करने वाले कौन है, बोथ गांधी जी भी बोल रहे हैं कि सोशलिस्ट होना चाहिए स्टेट, और आपका कौन बोल रहा है, और सोशलिज्म के लिए मार्क्स। सो मार्क्स की भी फिलॉसफी है सोशलिज्म, दैट कंट्री कैसा होना चाहिए, वहां पर लोगों के लिए होना चाहिए, कंट्री शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, और पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ पीपल एंड देयर शुड बी नो स्टेट। आप लिख लो इस वर्ड को, बोथ गांधी एंड मार्क्सिज्म टॉक्स अबाउट, दोनों के दोनों, गांधी एंड मार्क्स दोनों क्या बोल रहे हैं, वेल आपका स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए, दैट पीपल रूल होना चाहिए, आपका कोई स्टेट रूल नहीं होना चाहिए। नोट करके अलग से लिख लीजिए कि कॉमनैलिटी बिटवीन गांधीयन सोशलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म इज दैट बोथ वांट स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेट नहीं होना चाहिए, एंड कंट्री शुड बी पीपल अपने हिसाब से उसको रूलिंग करेंगे। सो अब रूल्स ऑफ पीपल, और लोग अपने आप से ही पीपल क्या करना है, सोशलिज्म मतलब जो भी स्टेट बनेगी, एक्चुअल में जो सोशलिज्म का अभी मतलब है वो एक अलग है, वो दोनों का सोशलिज्म क्या था कि आपका क्या होना चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी। पर रियल सोशलिज्म क्या है कि स्टेट जो है, स्टेट शुड वर्क फॉर द पीपल्स बेनिफिट। वो स्टेट कैसा होगा, लोगों के लिए काम करना चाहिए, किसी एक प्राइवेट एंटिटी और किसी चीज के लिए काम नहीं करना चाहिए। सो कम्युनिस्ट सोशलिज्म अगर देखा जाए जो कौन सा है, द कम्युनिस्ट सोशलिज्म इज चाइना। और कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है, देखो दोनों सोशलिज्म में डिफरेंस क्या है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म जैसे कि किसका है, चाइना का है, तो उसमें यह है कि स्टेट का कंप्लीट कंट्रोल होगा और कोई भी प्राइवेट एंटिटी नहीं होगी। सो कम्युनिस्ट सोशलिज्म इज कंप्लीट स्टेट कंट्रोल, कंप्लीट स्टेट कंट्रोल। ठीक है, तो कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या है, कंप्लीट स्टेट कंट्रोल। अब कंप्लीट स्टेट कंट्रोल मतलब अगर उस कंट्री में कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, उस कंट्री को रूल किया जा रहा है, तो हर एक चीज किसके अंदर होगी, गवर्नमेंट के अंदर होगी। न्यूज़पेपर है तो गवर्नमेंट पहले बोलेगी कि इस चीज को छापो तभी वो छपेगा। ठीक है, तो कंप्लीट स्टेट जिस चीज का परमिशन देगा सिर्फ और सिर्फ वो चीज होगा कहां पर, इन अ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट। और एक दूसरा होता है सोशलिज्म मतलब टू वर्क फॉर द पीपल। ठीक है, और आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कैसा होगा, सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वो है जहां पर देयर इज अ को एग्जिस्टेंस। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या हुआ है, नॉट कंप्लीट स्टेट कंट्रोल, और हियर को एग्जिस्टेंस है, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक
मतलब आपका जो गवर्नमेंट है एंड प्राइवेट, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, ये दोनों का को एग्जिस्टेंस होगा, उसको भी स्फीयर में यहाँ पर क्या देना करने का परमिशन होगा, काम करने का, जो प्राइवेट एंटिटीज है जैसे कि इंडिया में है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मिक्सिंग है कि हाँ दोनों को वो होगा, बट दिस प्राइवेट्स आर रेगुलेटेड बाय द पब्लिक एंटिटी कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइवेट को ऊपर रेगुलेशन होगा, पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट को हम बिल्कुल हटा देंगे, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट होगा। इंडिया में भी ये क्या था, पहले हम लोगों ने क्या किया था, अपनी इकोनॉमी को खोली नहीं थी इनिशियली, जब हम चालू किए थे सोशलिज्म के साथ अपना काम करना, धीरे धीरे करके हम कहाँ पहुंचे, 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में पहुंचे, और उसके बाद हमने अपने इकोनॉमी को ओपन किया है। नहीं तो पहले हमारे भी यहाँ भी क्या था, मेजॉरिटी ऑफ द वर्क आर डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट और आपका जो PSUs थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पहले हमारा TP एक्ट वगैरह बहुत सारे चलते थे, उन एक्ट्स के थ्रू हम लोग क्या करते थे, सारा का सारा स्टेट कंट्रोल ही था लगभग, बहुत ही कम स्फीयर में क्या था, प्राइवेट एंटिटी थे। बट बाद में 1991 के बाद क्या हुआ, प्राइवेट एंटिटी बढ़ी और पब्लिक प्राइवेट दोनों को एग्जिस्टेंस। तो को एग्जिस्टेंस जब हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और जब कंप्लीट स्टेट कंट्रोल है तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट सोशलिज्म। तो इंडिया ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेटिक वे ऑफ सोशलिज्म। तो इंडियन सोशलिज्म कैसा है, इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और इंडियन सोशलिज्म बेंड्स टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म। इंडियन सोशलिज्म क्या है, गांधीयन सोशलिज्म की तरफ है, जो गांधीयन आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर क्या नहीं है, जैसे हमने मेजॉरिटी ऑफ सोशलिस्ट थॉट्स वाले जैसे मार्क्स हो गए, गांधी हो गए, क्या बोल रहे, स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए, मतलब कोई भी स्टेट कंट्रोल होना नहीं चाहिए लोगों के ऊपर, सो पीपल शुड बी रूल्ड बाय द सोशल प्रिंसिपल्स। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें लिटरल में नहीं है पॉसिबल कि एक स्टेट ही ना हो, बट दे वांट कि स्टेटलेस सोसाइटी हो, हर इंसान अपने हिसाब से करे, पर ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। बट आपको एक चीज़ याद रखना होगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोशलिज्म दो प्रकार से होते हैं, और आपका इंडिया कैसा है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ को एग्जिस्ट, ठीक है। बड़े लिबरलाइजेशन के बाद थोड़ा सा हमारा प्राइवेट एंटिटी बढ़े हुए, क्लियर। तो ये दो वर्ड समझ आया, ये होता क्या है, सोशल क्या है, सोसाइटी, और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करो, या सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से चलो, तो वो हो गया आपका सोशलिज्म, ठीक है। इजी वर्ड में पढ़ाऊंगा इसको मैं, आपका अलग से एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, वहाँ हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और पूरा डिटेल में एक सब्जेक्ट ही है अपने आप में। बट अभी जो हमको समझना है पॉलिटी में, आप इतना को इसको याद रखेंगे, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड, फर्स्ट इज सोवरेन सोशलिस्ट, थर्ड इज डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी। पर वर्ड क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेसी वर्ड नहीं लिखा है, क्या वर्ड लिखा है, डेमोक्रेटिक लिखा है, क्लियर। डेमोक्रेसी मतलब क्या है, और ये वर्ड जो डेमोक्रेसी, इसको सबसे पहली बार अब्राहम लिंकन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अब यहां पर मत लिखना, लिखना चाहो लिख सकते हो, वहां पर वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ऐसा स्टेट या ऐसा स्टेट का फॉर्मेशन करना जो कि लोगों के द्वारा बना हो, बाय द पीपल, विच शुड वर्क फॉर द पीपल, ठीक है। सो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, क्लियर। तो वो क्या होगा, एक डेमोक्रेसी का डेफिनेशन दे रहे हैं, और इसी डेफिनेशन को लेते हुए आगे जब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई कि गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, सो इंडिया ऑप्टेड फॉर द डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी कैसी है इंडिया की, पॉपुलर सोवरेनिटी। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। मतलब पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब क्या हो रहा है, इट वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, जो लोग हैं, ठीक है, इट वॉज द पीपल ऑफ इंडिया हु आर अल्टीमेटली द सोवरेन टू डिसाइड द नेचर ऑफ स्टेट। मतलब आपका क्या है, जो पावर है कि कौन सा गवर्नमेंट बनेगा, कौन सा गवर्नमेंट नहीं बनेगा, किस तरह से स्टेट रूल करेगी, वो सारा का सारा कहां से आ रहा है, लोगों से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ लोगों से आ रहा है, ठीक है। तो पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब जो लोग चाहेंगे वो डिसीजन को हम मानेंगे, अल्टीमेटली द कंप्लीट डिसीजन ऑफ स्टेट शुड बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलर सोवरेनिटी। और जो अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सो अगर हम लोग डेमोक्रेसी में जाएंगे, सो ठीक है, तो डेमोक्रेसी में जाते हैं तो यहां पर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मिलती है, ठीक है। और डेमोक्रेसी आपकी दो तरह से होती है, वन इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरे एक को क्या बोलते हैं,
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किससे होती है? डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स द पीपल रूल्स द कंट्री, खुद ही रूल कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? कंट्री इज रूल्ड बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग अपने से रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? कंट्री को चलाते हैं। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रूल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, डैश करके। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब आपने क्या किया? किसी को इलेक्ट किया है या किसी को बैठाया है कि आप हमारे लीडर, और आप क्या करोगे? जाकर कंट्री को चलाइए और हमारे लिए काम करें। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डायरेक्ट रूल ऑफ पीपल। सो देयर आर सम टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऐसे कुछ टूल्स हैं डेमोक्रेसी के जिसके थ्रू डेमोक्रेसी को चलाई जाती है। ठीक है, सो टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी समझो, टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स हैं, अभी आपको समझ आएगा कैसे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी। डेमोक्रेसी दो तरह से होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में लोग रूल कर रहे हैं और डायरेक्ट में क्या होता है? सॉरी, डायरेक्ट में क्या है? डायरेक्टली रूल्ड बाय द पीपल, इनडायरेक्ट में रूल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स में क्या क्या आता है? अ टूल कॉल्ड रेफरेंडम, रेफरेंडम। ठीक है, देन अ टूल कॉल्ड रिकॉल, अ टूल कॉल्ड प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट। ठीक है, एंड एक और चीज होता है प्लेबिसाइट के साथ साथ आपका क्या क्या? रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइट, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग वन मोर, इनिशिएटिव। ठीक है, दीज आर द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइट एंड इनिशिएटिव्स। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम इज जो उनकी जो भी लेजिस्लेचर होगी, जो भी होगी, दे मेक सम लॉज, या कोई भी डिसीजन को वो क्या करते हैं? कोई भी एक्ट या लॉज, रेफरेंडम में क्या हो रहा है? सर्टन एक्ट्स एंड लॉज, जो भी एक्ट और लॉ बन रहे हैं उसको आर पुट इन फ्रंट ऑफ पीपल टू डिसाइड बाय द डायरेक्ट वोट्स। एक्ट और लॉज आर पुट इन फ्रंट ऑफ पीपल टू बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्ट वोट्स। अब इंडिया में आपको जीएसटी बनाना था या कोई भी अभी जैसे कोई भी कानून बन रहा है, तो क्या आपसे पूछा जाता है? वो तो आपके रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं ना, लोकसभा में बिल पास हो जाता है। पर अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तो क्या होती है? उस बिल को लोगों के सामने रखा जाता है, एज अ काइंड ऑफ इलेक्शन जैसे होता है वैसे, और लोग उस पर वोटिंग करते। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रेफरेंडम में हम क्या करते हैं? सर्टन एक्ट्स एंड लॉज आर पुट इन फ्रंट ऑफ पीपल टू बी डिसाइडेड बाय डायरेक्ट वोट्स। अगर लोग उसको चाहते हैं तो वो होगा, नहीं चाहते तो नहीं होगा। ठीक है, पर इंडिया में हमारे क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो हम क्या करते हैं? जो भी डिसाइड होता है हमारे लोकसभा और राज्यसभा में होता है। क्लियर? पर डायरेक्ट में क्या होता? हम खुद जाके वोट करते। अगला, रिकॉल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिकॉल कैसा है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है द रिप्रेजेंटेटिव विच आर सिटिंग इन द लेजिस्लेचर, द रिप्रेजेंटेटिव विच आर सिटिंग इन द लेजिस्लेचर कैन बी रिकॉल्ड बाय द पीपल ऑफ दैट नेशन। कभी भी, एट एनी टाइम, अगर वो लोग सही से काम नहीं कर रहे तो लोग क्या कर सकते हैं? पास से एक वोटिंग करके उनको वापस बुला सकते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉल। ठीक है, पर इंडिया में ऐसा हो सकता है क्या? आप बुला सकते हो कि नरेंद्र मोदी आ जाओ या राहुल गांधी आ जाओ? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना चाहिए और वहां से सरकार गिरेगी तो वो लोग बाहर आएंगे, आप नहीं बुला सकते। ठीक है, बट ये रिकॉल कहीं कहीं पर पंचायत में दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पंचायत में कहीं कहीं पर आपका रिकॉल का प्रोसेस था, अभी हटा दिया गया है। ठीक है, कि पंचायत में अगर सरपंच कुछ नहीं कर रहा तो उसको आप क्या कर सकते हैं? रिकॉल कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद। ठीक है, सो रेफरेंडम, रिकॉल ये डायरेक्ट है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द लॉ मेकिंग एंड द लेजिस्लेचर, पर यहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं सब कुछ। थर्ड इज प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट होता है कि कोई भी एक्ट या किसी भी चीज पे ओपिनियन लेना होगा, टू टेक द ओपिनियन ऑफ पीपल, वो वहां पर क्या करते हैं? प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट इज टू टेक द ओपिनियन ऑफ पीपल।
प्लेबिसाइट इज टू टेक द ओपिनियन ऑफ पीपल। अभी जैसे कि पीओके का रीजन था, पीओके के रीजन के लिए सॉल्यूशन क्या है कि पीओके के रीजन के लिए सॉल्यूशन यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला, जब ये सारा चीज खत्म पार्टीशन वगैरह के बाद जब भी सब कुछ हो जाता है, सो द पीपल ऑफ पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, वहां पर एक प्लेबिसाइट कराया जाएगा। जो यूएन का डिसीजन है कि वी विल गो फॉर द प्लेबिसाइट इन द रीजन ऑफ पीओके, और वहां के लोगों का जैसा मान होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इधर दे विल जॉइन द इंडिया और पाकिस्तान, उसके हिसाब से करा देंगे। क्लियर? पर वो प्लेबिसाइट के लिए आज तक कोई एग्री ही नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया को है कि हमारे तरफ आना चाहेंगे और पाकिस्तान को कि हमारे तरफ आना चाहेंगे। तो दोनों कंट्री कहीं ना कहीं प्लेबिसाइट के लिए रिक्वायर्ड नहीं। और बाद में यही केस बना हुआ है, पाकिस्तान क्या बोल रही है, हम प्लेबिसाइट करने के लिए रेडी हैं, पर आप सियाचिन से अपनी इंडियन आर्मी हटा दो। तो बहुत सारा चल रहा है इशूज, ये डिस्प्यूट्स हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रह गए हैं, ठीक है। सो बट प्रिंसिपल ऑफ प्लेबिसाइट, और उसके बाद लास्ट क्या लिखा है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज, अब मैं यहां बैठा हूं, आप भी बैठे होगे घर पे, अब आपको लगता है कि नहीं कंट्री में ये गलत हो रहा है, बट व्हाट यू कैन डू, यूट्यूब में वीडियो बना लिए, क्रिटिसाइज कर लिए, आपको 4 लोग प्रमोट कर दिए, यही होगा ना। कैन यू मेक द लॉ? आप ऐसा हो सकता है कि एक लॉ कोडिफाई करके दे दी कि नहीं ये मैंने लॉ बना के दिया है, इसको लागू करो, यू कांट डू इट, इनडायरेक्ट है। सो इनिशिएटिव में होता है कि लॉ मेड बाय द पीपल्स, लोग अपने तरफ से एक लॉ बनाकर देते हैं और उस लॉ को कंट्री को अप्लाई करना पड़ता है। सो ये दीज आर द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझ आ रहा है? सो डेमोक्रेसी कैसी होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, इनडायरेक्ट रूल्स बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। सो इंडियन डेमोक्रेसी इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। इंडियन डेमोक्रेसी कैसी है, इनडायरेक्ट है, वी आर रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स। सो हमारे कोई एक एरिया का वार्ड पार्षद होगा, या हमारे क्या होगा, लोकसभा में कोई मेंबर होगा या स्टेट असेंबली मेंबर होगा, हम उसके लिए वोट करेंगे, वो क्या करेगा, इसको रन करेगा, ठीक है। सो इनडायरेक्ट। अब जब डायरेक्ट इतना अच्छा है तो हमने इनडायरेक्ट के पीछे क्यों गए, ये भी क्वेश्चन उठा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब लोगों को, आप बोलते हो कि लोगों का है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आप इनडायरेक्ट क्यों, लोगों से क्यों रिप्रेजेंटेटिव लेके उसको कर रहे हो काम, ये क्वेश्चन उठा। पर हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि हर इंसान का डिसीजन को अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। उस टाइम पे हमारा क्या था, लिटरेसी रेट बहुत ही कम था, तो लोग समझ ही नहीं सकते थे चीजों को। सो उस कंडीशन के हिसाब से हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लिया, बहुत अच्छा किया। अभी अब धीरे धीरे चीजों को चेंज करना होगा तो शायद कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारा क्या, इंडियन डेमोक्रेसी इज अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरी बात, इंडियन डेमोक्रेसी में अगर हम लोग गवर्नमेंट को देखें, सो इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री, आपका पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी। सो इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हो या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और इसका फीचर्स क्या था सबसे इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फीचर क्या है, द एक्जीक्यूटिव आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। वर्ड लिख लेंगे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट इज एग्जीक्यूटिव्स आर कलेक्टिवली, जितने लोग भी हैं वहां पर आपके एग्जीक्यूटिव्स जितने भी हैं पार्लियामेंट के अंदर, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जिस हाउस के मेंबर उस हाउस के लिए वो क्या है, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी। सो एग्जीक्यूटिव आर द कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिव आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर देयर एक्ट्स एंड पॉलिसीज। जो भी एक्ट या पॉलिसीज वो बनाते हैं उसके लिए वो क्या है, लेजिस्लेचर में रिस्पॉन्सिबल है। दे हैव टू गिव द आंसर्स कि उन्होंने ऐसा एक्ट क्यों बनाया है, ऐसा लॉ क्यों बनाया है। एक सिटिंग होगी, बोलो, और पूरे के पूरे कंट्री के लोग सुनेंगे कि क्या ये चीज क्यों बनी है। इसलिए लोकसभा राज्यसभा में क्या होते हैं, डिबेट्स होते हैं। सिटीजनशिप बिल ले आया तो सीधा पास नहीं हो गया, डिबेट हुए, एक डिबेट का टाइम दिया गया कि हाँ बताओ क्या है तुम्हारा, लोग सुनेंगे, लाइव टेलीकास्ट करो, लोगों को भी पता चलना चाहिए। और जब वो सारा चीज डिबेट और डिस्कस हो जाता है, फिर उसको पुट टू वोट। इसीलिए जब अभी क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर को हटाया गया, कुछ दिन पहले बोले कि क्वेश्चन नंबर नहीं होगा, हम डिस्कस नहीं करेंगे किसी चीजों को। कई बिल्स पे ऐसा हुआ, टाइम को कम कर दिए कि नहीं, बस आधा घंटे का डिबेट करो, उसको बिल को क्या करो, पास करने के लिए। तो यहां पर क्वेश्चन इसीलिए हो रहा है कि डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, इंडियन डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है कि लोगों की बातों को, या तो लोगों तक हम मैसेज कन्वे नहीं कर रहे हैं और लोगों की बातों को हम सुन रहे हैं, यही बोला जा रहा है बार बार, ठीक है। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर द आपका एग्जीक्यूटिव आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है।
और इंडियन डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इंडियन ऑल्सो टॉक्ड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इसलिए इसमें वर्ड क्या लिखा गया है, डेमोक्रेटिक। नहीं तो डेमोक्रेसी इज मोर टुवर्ड द पॉलिटिकल, पर इंडियन में क्या लिखा है, वर्ड डेमोक्रेटिक। और द वर्ड डेमोक्रेटिक सजेस्ट देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। द वर्ड डेमोक्रेटिक सजेस्ट देयर आर द थ्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, द सोशल डेमोक्रेसी एंड द इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक वर्ड से हमारे को क्या बोला जा रहा है, तीन तरह की डेमोक्रेसी इंश्योर होगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, देयर इज अ सोशल डेमोक्रेसी and there is an economical democracy. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर हुआ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी गिविंग ऑल द पीपल्स इक्वल राइट। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसा होगा, गिविंग ऑल द पीपल इक्वल राइट्स टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आर्टिकल नंबर 326, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, राइट टू वोट गिवन टू ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया हु आर अबव द एज ऑफ 18 years। अर्लियर इट वाज 21 year, विच वाज अमेंडेड बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लिख लो इस लाइन को, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 21 years को 18 years किया गया था। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंश्योर्ड थ्रू political democracy ensured through universal adult suffrage, ब्रैकेट में लिखेंगे राइट टू वोट, अंडर आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नोट करके उसके नीचे लिखिए, द एज for right to vote is 21 year in the original constitution, which was amended by 61st constitutional amendment act, which was amended by 61st constitutional amendment act, and the age was reduced to 18 years। ठीक है, सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर किया गया है, आप सबको वोटिंग राइट्स देकर, और कैसे इंश्योर किया गया है, आपका कंटिन्यूअसली इलेक्शन एक बार नहीं होता, इलेक्शन बार बार होगा। ठीक है, सो पीरियोडिक इलेक्शंस आपका अगर एक बार इलेक्शन हो गया बना दिया, हमेशा के लिए ऐसा तो नहीं है, पीरियोडिक इलेक्शन होता है ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो भी रिस्पॉन्सिबल रहे। सो एंश्योर थ्रू द पीरियोडिक इलेक्शंस। ठीक है, देन सोशल डेमोक्रेसी इज एंश्योर्ड थ्रू इक्वालिटीज और राइट्स। आपको राइट दिया गया है, इक्वालिटी राइट्स, राइट ऑफ इक्वालिटीज, कि एवरी नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग। सो आपका क्या है, इक्वालिटीज। सोशल डेमोक्रेसी इज एंश्योर्ड थ्रू इक्वालिटीज गिवन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारा पढ़ाऊंगा, इक्वालिटी अलग से ही पढ़ाऊंगा, वहां सबको आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। There is a concept of economic democracy, that is there should not be any inequalities, पहली बात है। दूसरा, all the peoples, जैसे कि inequality, आपका इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का एग्जांपल क्या है, आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेज देयर शुड बी अ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो वुमेन हो वो मैन हो, अगर सेम काम कर रहे हैं तो इक्वली उनको क्या करना चाहिए, पैसा देना चाहिए। सो आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइवलीहुड। वैसे आपका फंडामेंटल राइट भी बात करती है, पर हर लोगों को लाइवलीहुड का ऑप्शंस हो। सो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये सारे चीजों को इंश्योर किया गया है अलग अलग आर्टिकल्स और अलग अलग जगह पे। सो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट रूलिंग ऑफ पीपल, बट डेमोक्रेसी ऑल्सो connotes political democracy, social democracy and economic democracy. And Indian democracy is a type of representative democracy, or it is a indirect democracy or the parliamentary democracy. ठीक है, सारा चीज समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। So we talk about the sovereign, we talk about the socialist, we talk about the democracy. Wait, यहाँ पर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, लेट मी, ओके चल। सो डेमोक्रेसी, सो आपका क्या 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 देखा हमने, इंडिया इज सोवरेन, इंडिया इज सोशलिस्ट, इंडिया इज डेमोक्रेटिक। देन वी टॉक अबाउट द रिपब्लिक।
अगला वर्ड क्या दिया हुआ है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का भी अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। सो रिपब्लिक के मीनिंग को पहले समझते हैं। सो रिपब्लिक के अलग अलग मीनिंग में फर्स्ट, रिपब्लिक का पहला मीनिंग क्या है? देयर आर द टू हेड ऑफ स्टेट्स। ठीक है, एक आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और दूसरा हमारा कौन सा हेड है? एक है हमारा जो गवर्नमेंट का हेड है। सो रिपब्लिक सेज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और द हेड ऑफ स्टेट, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और द हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? एक आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल। सो इट टॉक्स अबाउट देयर आर द टू हेड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द गवर्नमेंट हेड। और ये क्या बोल रहा है कि हमेशा क्या होगा? एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। सो इन इंडिया वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रिपब्लिक से द हेड ऑफ स्टेट, रिपब्लिक मतलब क्या होता है? द हेड ऑफ स्टेट और द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, रिपब्लिक का ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। द हेड ऑफ स्टेट शुड बी, सो देयर शुड बी वन ऑफ द इलेक्ट, आपका क्या होना चाहिए? हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए। और दूसरी बात, जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है आपका? इज एन इलेक्टेड हेड। ठीक है, सो हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड हेड। और इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है वो किससे इलेक्ट होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। सो हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड हेड, और हमारे यहाँ पे कौन है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोल सकते हैं इसको। इट इज एन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और एक होता है मोनार्कियल रिपब्लिक। मतलब मोनार्कियल रिपब्लिक में क्या होता है? जो हेड ऑफ स्टेट जो है वो क्या होते हैं? हेड ऑफ स्टेट इज मोनार्क। तो ये होता है मोनार्कियल रिपब्लिक। और हमारा क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में क्या हो रहा है कि एक इलेक्शन होगा, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है वो अब अपने आप में से क्या कर रहे हैं? एक को वो बना रहे हैं हेड ऑफ स्टेट। सो हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, इट इज योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और हेड ऑफ स्टेट इफ इट इज ऑफ मोनार्क नेचर, कि आपका क्या हो रहा है? किंग है, और किंग के बाद उसी का क्या होगा? देयर इज अ हेरिडेटरी सक्सेशन। हेरिडेटरी सक्सेशन मतलब या तो उसका बेटा क्या बनेगा? किंग बनेगा। सो उसको बोलते हैं मोनार्कियल हेड, मोनार्कियल रिपब्लिक। और मोनार्कियल रिपब्लिक कहां पर है? ब्रिटेन। ठीक है, सो ब्रिटेन। और इंडिया में कैसा है? आपका इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, और हमारा क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। एक चीज था। दूसरी बात, रिपब्लिक का और भी मीनिंग है। रिपब्लिक का एक मीनिंग क्या है? पीपल्स सोवरेनिटी। एक और मतलब क्या है? क्या आपका? पीपल्स और सोवरेन। दैट इज नो ऑफिस इन द कंट्री ऑफ इंडिया, ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं होगा कंट्री ऑफ इंडिया में जो कि लोगों के लिए ओपन नहीं होगा एट एनी टाइम। सो पीपल सोवरेनिटी मतलब जो भी गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिस है वहां पर लोग जा सकते हैं। नो ऑफिस इन द कंट्री ऑफ इंडिया इज क्लोज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, दे कैन विजिट दैट ऑफिस। हाँ, परमिशन लेना हो सकता है, लेकिन कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं जो क्या होगा? बंद होगा, कि वहां पर लोगों को अलाउड नहीं किया जाएगा। विथ परमिशन यू कैन एंटर डेफिनेटली। ठीक है, सो रिपब्लिक मीन्स पहली बात तो हेड ऑफ स्टेट्स को देखेंगे, और दूसरा क्या आपका? पीपल सोवरेनिटी है, और देयर इज नो ऑफिस इन द कंट्री ऑफ इंडिया जहां पर आपको क्या ना हो? एक्सेस ना मिले। ठीक है, सो ये है हमारा रिपब्लिक, कि इंडिया को हम ऐसा एक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं जहां पर इंडिया के लोग जो भी चीजें पूछना चाहते हैं, जिस भी एरिया के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, उनको वहां पर एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, सो वी आर द रिपब्लिक, वी आर सोशलिस्ट, वी आर डेमोक्रेटिक, एंड वी आर ओके। आई सपोज मैंने एक वर्ड मिस कर दिया पीछे। ठीक है, सो सोवरेन, सोशलिस्ट, फिर थर्ड वर्ड क्या है? सेक्युलर है। थर्ड वर्ड इज सेक्युलर है। क्लियर, वो अपने यहाँ पर छोड़ दिया। सेक्युलर वैसे आपने कल पढ़ा भी था। ठीक है, सीक्वेंस आप लोग याद रखेंगे क्या है? सो जो पहले मैंने आपको लिखवाया है, क्लियर, जो आपको प्रियम्बल वाले वर्ड में लिखा है वो उसका सीक्वेंस है। बीच का एक वर्ड छूट गया, सेक्युलर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्किप कर गया उस चीज को। ठीक है, सो नाउ द वर्ड कॉल्ड सेक्युलर। सेक्युलर, ठीक है, सो हम इसको क्या बोल रहे हैं? स्पेशली रिलीजियस टॉलरेंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है?
सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सेक्युलर इज द थर्ड वर्ड, ठीक है, वो याद रखना, यहाँ पर भले किस पे लास्ट में कर रहे हैं बट थर्ड वर्ड है ये, क्लियर। तो इंडिया में क्या है, सेक्युलर सजेस्ट देयर इज अ रिलीजियन टॉलरेंस, कि कोई भी रिलीजन के अगेंस्ट क्या नहीं होना चाहिए, सॉरी आपका क्या होना चाहिए, एक आपका रिलीजियस टॉलरेंस। और कल मैंने आपको समझाया था, क्लियर। सो सेक्युलर कहां पर हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब्ड है बोलेंगे तो वो कहां पर दिखेगा आपको, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 फ्रॉम 25 to 28 एंड 29, 30, ये सारा आपका क्या है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहा है। दिस ऑल आर्टिकल्स प्रमोट सेक्युलरिज्म इन इंडिया। कल मैंने आपको अलग से बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट। सो सेक्युलर से आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट, ठीक है। पर प्लीज रिमेंबर द वर्ड सेक्युलरिज्म इज इंस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वर्ड सेक्युलरिज्म कहां पर है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, पर नथिंग कॉल्ड अ वर्ड, आपका जो वर्ड सेक्युलर स्टेट इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड सेक्युलर आपके कहां पर दिया हुआ है, प्रियम्बल में, पर सेक्युलर स्टेट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। तो सेक्युलर, और सेक्युलर मतलब क्या हो रहा है आपका, रिलीजियस टॉलरेंस आपको क्या करना, प्रमोट करना है। और मैंने बताया था कि इंडियन सेक्युलरिज्म में हम लोगों ने क्या देखा, इंडिया हैज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म कैसा होता है, दो तरह से होता था, वन इज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एंड अदर इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट। कल समझाया था मैंने आपको। सो इंडियन सेक्युलरिज्म is unlike the western secularism which holds the negative concept of secularism. India has the positive concept of secularism. तो positive concept of secularism मतलब क्या है, state should protect each religion or every religion equally. ठीक है, किसी भी रिलीजन में वो क्या नहीं करेगा, डिफरेंस नहीं करेगा, और सबको इक्वली प्रमोट करेगा, इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। दैट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। बट नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में क्या था, दैट दे डिडंट रिकॉग्नाइज द रिलीजन। तो नेगेटिव में क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है। और जब हम लोग सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं तो कल भी आपको बताया था, आज फिर से बताता हूं। तो सेक्युलर स्टेट कैसा होता है, देयर आर द 3-4 टाइप्स ऑफ सेक्युलर स्टेट। वन इज सेक्युलर स्टेट में एक होता है, सॉरी आपका सेक्युलर स्टेट है। सो सेक्युलर स्टेट में क्या हो रहा है यहां पर, रिलीजन एंड स्टेट को एग्जिस्ट, ठीक है। और इसके दो टाइप्स थे, जिसमें एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट से चलते हैं, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट से चलते हैं, ठीक है। सो सेक्युलर स्टेट विद द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जैसे इंडिया हुआ है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट जैसे कि क्या होगा, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है। एंड देयर आर सम स्टेट, वो क्या है, एथिस्ट स्टेट है, एथिस्ट स्टेट, ठीक है। दे डिडंट रिकॉग्नाइज द रिलीजन, एथिस्ट स्टेट में वो क्या बोलते हैं कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए। यहां पर क्या है कि वो रिलीजन का एक्सेप्टेंस, रिलीजन एग्जिस्टेंस है, इनको पता है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट में रिलीजन का एक्सेप्टेंस है, लेकिन स्टेट अपने आप को रिलीजन से अलग करती है। पर इन्होंने क्या किया, ये रिलीजन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। अगर आप ब्रिटेन में जाओगे तो वहां पर आपको अलग अलग रिलीजन के लोग मिलेंगे, पर रिलीजन को स्टेट सपोर्ट नहीं होगा। पर एथिस्ट स्टेट में तो रिलीजन ही नहीं है बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रशिया, एथिस्ट स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, रशिया। दे डिडंट रिकॉग्नाइज द रिलीजन, है ही नहीं बोलते हैं, क्लियर। देन देयर इज अ अदर स्टेट कॉल्ड थियोक्रेटिक स्टेट। कल बताया था मैंने आपको, थियोक्रेटिक मतलब ये क्या है, रूल्ड बाय द रिलीजियस लॉ। थियोक्रेटिक स्टेट रूल्ड बाय द रिलीजियस लॉ, मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो देयर इज अ एथिस्ट स्टेट जो अपने आप को रिलीजन को मानता ही नहीं है। देन देयर इज अ थियोक्रेटिक स्टेट जो डेफिनेटली वो उनका कहना है कि हाँ रिलीजन है और हम पूरा का पूरा रिलीजन ही है जो है। फिर एक आते हैं सेक्युलर स्टेट, जिसमें दो तरह के सेक्युलर हैं, वन होल्ड्स द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट स्टेट, और वो दोनों साथ में को एग्जिस्ट करते हैं, और स्टेट शुड प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ऑल द रिलीजन इक्वली, किसी भी रिलीजन में डिफरेंस नहीं करेगा। और दूसरा जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्या बोल रहा है कि दो रिलीजन एग्जिस्ट बट स्टेट एंड रिलीजन आर सेपरेट एंटिटी, ठीक है। ये चारों को अच्छे समझो। एथिस्ट, रिलीजन है ही नहीं,
थियोक्रेटिक पूरा रिलीजन है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट दोनों है, और स्टेट का ड्यूटी बनता है कि सारे जितने भी रिलीजन है वो सबको इक्वल आई से देखेगा, ठीक है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट रिलीजन है और साथ ही साथ स्टेट भी है, पर स्टेट रिलीजन को हेल्प नहीं करेगा। सो देयर इज अ रिकॉग्निशन बट नॉट द हेल्प, देयर इज अ रिकॉग्निशन एंड हेल्प बोथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, थियोक्रेटिक में कंप्लीट रिलीजन है और यहाँ पर एथियस्ट स्टेट जहाँ पर, और इंडियन कॉन्सेप्ट में क्या हमने सेक्युलरिज्म को फॉलो किया है। तो वी आर द सेक्युलर स्टेट एंड ऑल्सो सेक्युलरिज्म हमने अपने लोगों पे अलग अलग देने के लिए फंडामेंटल राइट्स और अदर प्रिंसिपल्स से प्रोविजन से हमने उसको दिया हुआ है, ठीक है। सो ये क्या थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो प्रीएम्बल पे मेंशन है, विच आर कॉल्ड एज द नेचर ऑफ स्टेट, कि इंडियन स्टेट कैसा होगा। सो इंडियन स्टेट इज ट्रिपल एस, सोवरेन, सोशल, सेक्युलर, देन DR डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा नेचर ऑफ स्टेट। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे का समझने, कॉल्ड इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है फॉर मेंस, प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है और मेंस तो इस ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। सो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इक्वालिटी, सॉरी आपका क्या था, जस्टिस। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस को किस तरह से बोला गया है, जस्टिस, सोशल जस्टिस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द सोशल जस्टिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट political justice and also the economical justice. Clear? The word called justice. अच्छा, सोशल जस्टिस किस तरह से इंश्योर किया गया है, सोशल जस्टिस सेड नो पीपल शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, कहीं भी उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सबको क्या होगा, सोशली दे ऑल कैन डू व्हाट दे वांट टू। सो सोशल जस्टिस इज एंश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स की जो प्रिंसिपल्स हैं 14, 15, 16, ठीक है। सो नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 14, 15, 16 और बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको एक एक करके सारा चीज, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द सोशल जस्टिस, that there should not be any discrimination socially on the basis of class, no discrimination on basis of class, क्लास डिवीजन नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड देन नो प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कि उसका एक कास्ट है तो उसको अलग से हमने प्रिविलेज कर दिया, वैसा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जस्टिस, जस्टिस, सोशल जस्टिस इज एंश्योर्ड थ्रू नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस और सेक्स, ठीक है। तो आपका सोशल जस्टिस एंड टू एंश्योर सोशल जस्टिस आर्टिकल 14, 15, 16 इवन 17 टॉक्स अबाउट सारा, ठीक है। तो अलग अलग आर्टिकल्स और प्रिविलेजेस हैं, मैं पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट में, आप समझ जाएगा। देन देयर इज अ पॉलिटिकल जस्टिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक अबाउट द पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस कैसा होगा, दैट एवरी पर्सन, उनका एक वोटिंग का राइट्स है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। और जस्टिस का पार्ट क्या होगा कि पॉलिटिकली अगर कोई भी क्या बन रहा है, लॉज बन रहे हैं, या हो सकता है कोई एक स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, सपोज करो, अब वो स्कीम आपको उसका बेनिफिट मिले, बीइंग अ कंट्री का सिटीजन आपको उसका बेनिफिट मिले, ये इंश्योर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पॉलिटिकल राइट है कि उस स्कीम को आप क्या कर सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो, पर आपको रोका जा रहा है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू एंश्योर दैट पॉलिटिकल जस्टिस शुड बी एंश्योर्ड, मतलब अगर उसका राइट्स है तो वो उसको क्या होगा, मिलना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। और इसके साथ साथ क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग जितना काम कर रहे हैं उतना उनको क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए।
राइट टू लाइवलीहुड, जीने के लिए हक होना चाहिए, ठीक है। राइट टू वर्क, राइट टू वर्क